जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक बुक का रिव्यू करेंगे और इसके बारे में, किताब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो आज हम किताब का रिव्यू करेंगे उसका नाम है भारत गांधी के बाद। रामचंद्र गुहा की पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, नो डाउट। और इस बुक को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको आज़ादी के बाद का और आज़ादी से लगभग 20 से 30 दशक पहले का जो इतिहास है हमारा, वो इस किताब में दिया है। क्या क्या हमारे संविधान सभा के लोगों को रियासतों के एकीकरण करने में और उन राजाओं के साथ में एक सामंजस्य बनाने में जो जो चुनौतियों का सामना करना पड़ा, हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर जी, और केवल अंबेडकर जी नहीं, ज़्यादातर हम जब संविधान निर्माता ये शब्द पढ़ते हैं तो हम अंबेडकर जी का ही खासा नाम लेते हैं। तो संविधान के बनने में केवल एक व्यक्ति की भूमिका ही नहीं थी, वो बहुत बड़ा विषय है अपने आप में, एक हम कभी और चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन पटेल का यहाँ मैं नाम लेना ज़रूर चाहूँगा, हमारे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल साहब। और जब जब पटेल साहब का नाम लिया जाएगा, इतिहासकार ऐसा मानते हैं और मेरा भी ऐसा मानना है कि तब तब एक व्यक्ति, एक प्रशासक का नाम जरूर लिया जाएगा। उनका नाम है वीपी मेनन। वीपी मेनन एक छोटे से नाटे से कद के व्यक्ति, और उन्होंने एक मतलब सी क्लास की पोस्ट से और आगे वायसराय के सचिव तक और आगे चल के पटेल के सचिव तक अपनी भूमिका निभाई। बड़ी रोचक कहानी है इस पुस्तक में। कभी वीपी मेनन की आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा इसको विस्तार से बताया गया है। वीपी मेनन की जितनी भूमिका रियासतों के एकीकरण में रही, शायद ही किसी ऐसे नौकरशाह की रही जो मेनन साहब की है। जो एक बात मेनन साहब ने बताया इस किताब में, वो ये है कि जब वो बड़ौदा के महाराज के पास जाते हैं और उनसे वार्ता करते हैं, या जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान के पास जाते हैं, उनसे वार्ता करते हैं, तो क्या क्या चुनौतियां हमारे राजाओं के सामने रहीं और हमारे पटेल साहब ने उन्हें किस तरह से मैनेज किया। ये सारी चीज़ें बड़ी रोचक हैं। किताब को आप पढ़िए, रामचंद्र गुहा पुस्तक को, बहुत अच्छी किताब है और लेखक हैं इनके रामचंद्र गुहा। और बहुत सारे चैप्टर, इसमें जो सबसे अच्छा चैप्टर मुझे लगा वो है टोकरी में सेब। टोकरी में सेब मतलब कोई कहानी नहीं है, टोकरी में सेब बेसिकली कश्मीर की कहानी है। और कहाँ इसका पाठ का नाम टोकरी में सेब रामचंद्र गुहा ने रखा है। कश्मीर की क्या समस्या थी, खासा कश्मीर की और हैदराबाद की और जूनागढ़ की जो समस्याएं हमारे पटेल साहब के सामने आई, महाराजाओं ने क्या शर्त रखी, किस प्रकार से इनकी रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया, मिलाया गया, भारतीय संघ में मिलाया गया, वो सारी चीज़ें बारीकी इस किताब में संजो कर रखी हैं। तो बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है। अगर इसकी मूल्य की बात करूं तो मेरे पास काफ़ी पुराना एडिशन है ये, लगभग आपको 300 या 400 के आसपास की ये किताब आपको अमेज़ॉन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, और इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाएगी। और गुहा साहब ने नेहरू के ऊपर भी लिखा है कि भारत नेहरू के बाद भारत कैसा हुआ, तो इसी पुस्तक पर दूसरी तरफ इस पुस्तक का ऐड है नेहरू के बाद। और इसका इंग्लिश एडिशन भी है हमारे पास में, जिसे ये कहते हैं इंडिया आफ्टर नेहरू और इंडिया आफ्टर गांधी। इस पुस्तक को पढ़िए। और कवर पेज मुझे इसका बहुत अच्छा लगता है, ब्लैक एंड वाइट कवर पेज है और एक लोकल ट्रेन है और उसमें भारतीय लोग सफ़र कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसकी भी बड़ी रोचक कहानी है। इतिहास के इतने सारे किस्से अभी मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। जब गांधी भारत में आए थे
जनवरी 1915 में आप जानते हैं प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो उसकी बड़ी रोचक कहानी है। गांधी के गुरु गोखले, जब गांधी अफ्रीका में थे तो गोखले उनसे एक बार मिलने गए और उन्होंने कहा कि जो काम आप यहाँ कर रहे हो उस काम की ज़रूरत भारतीयों को भी है, आपकी भारत को ज़रूरत है, आप भारत में आएँ। ये सारी बातें करी उन्होंने और एक्चुअल में वो 1893 के आसपास यहाँ से चले गए थे, चूँकि वकील थे और उन्हें दादा अब्दुल्ला का केस मिला था लड़ने के लिए। इस नाते वो अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका, आप जानते हैं। और वरना तो जो बच्चे फ्रेशर हैं जो आगे पढ़ेंगे वो ये जानेंगे ये बातें कि क्या क्या गांधी के साथ में अफ्रीका में हुआ। अब जैसे ही हम यहाँ पर गांधी की चर्चा करते हैं थोड़ी सी, पहला आंदोलन हमें गांधी का चंपारण देखने को मिलता है 1917 में, और फिर आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, उसका स्थगित होना, गांधी का जेल जाना, स्वराज पार्टी का बनना, और आपके साम्यवादी बहुत सारे दल बने यहाँ पर, मार्क्सिस्ट बहुत सारे दल बने हमारे उसमें, फिर HRA आगे चलकर HRA, HSRA और बहुत सारी सभाएं, धार्मिक आंदोलन, नमक सत्याग्रह, द्वितीय असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो सब आंदोलन है। लेकिन अगर गांधी की आंदोलन की सफलताओं पे हम चर्चा करें तो गांधी ने पहला आंदोलन जो यहाँ पे चंपारण था वो सफल हो गया, लेकिन हमें ये गौर करना है कि वो आंदोलन सफल क्यों हुआ। मतलब पहली बॉल पे ही वो 6 लगा रहे हैं गांधी जी हमारे। तो बड़ी गौर करने की बात ये है कि गांधी जी जब वो भारत में आए 1915 में और 1917 में उनका पहला आंदोलन हुआ, तो 2 साल तक गांधी ने भारत में किया क्या? गांधी ने भारत का भ्रमण किया, भारत की जनता की आवाज़ क्या है, उसकी मांग क्या है, उसे जाना। तो यहाँ से एक सीख मिलती है गांधी से हमें। हाल तो गांधी का पूरा व्यक्तित्व ही जन्म से लेकर और मृत्युप्रांत तक, और मृत्युप्रांत क्या, गांधी अपने आप में एक सिद्धांत है, गांधीवाद है अपने आप में, सीख लेने की चीज़ है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में जब तक आप उसकी तह तक ना जानो, कि कहने का मतलब बाल की खाल और खाल का भी DNA, जब तक आप ना कर लो तब तक उस काम को करना नहीं चाहिए। तो गांधी ने चंपारण से पहले भारत का भ्रमण किया, भारत की जनता क्या चाहती है, हर क्षेत्र में जनता के लोगों की क्या समस्याएं हैं, जब तक उन्हें करीब से गांधी ने नहीं देखा, गांधी ने अपना कोई आंदोलन नहीं किया। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब असहयोग आंदोलन हमारा 1920 में, तिलक की मृत्यु जिस दिन हुई थी अगस्त में, 1 अगस्त को 1920 में, उसी दिन से असहयोग आंदोलन भारत में शुरू हुआ था। और चंपारण, आप जब जानते हैं चंपारण, तो चंपारण का भी एक कारण था। आप अहीर का नाम सुनेंगे, अहीर करके एक वहाँ पे विद्वान थे, एक सिपाही रहे हैं, तो उनकी वजह से वो आंदोलन हुआ था, वो जो घटना घटी थी चंपारण में। खैर, जब हमारा आंदोलन हुआ, द्वितीय असहयोग आंदोलन, प्रथम असहयोग आंदोलन, तो आप जानते प्रथम असहयोग आंदोलन के समय गांधी ने आंदोलन को स्थगित किया था चोरी चोरा के बाद में। भगवान दास अहीर ने चोरी चोरा की घटना को अंजाम दिया। आप सही सुन रहे हैं, भगवान दास अहीर एक व्यक्ति थे। आपने सुना है कि वो उस थाने को आग लगा दी थी गांव वालों ने, और गांव वाले ने क्यों आग लगाई थी उसके ऊपर जब आप चंपारण की स्पेशली कहानी पढ़ोगे तो एक किरदार का नाम आएगा, वो किरदार यही है, भगवान दास अहीर। तो गांधी ने वो आंदोलन स्थगित कर दिया अपना, सुभाष
चंद्र बोस ने और जितने भी नेता थे कांग्रेस के, सब ने उनसे विनती की थी, रिक्वेस्ट की थी कि बाबा आंदोलन मत रोको। फिर भी गांधी जी ने आंदोलन स्थगित करा। आज भी ये इस पे प्रश्न है, इतिहासकारों के बीच में मतभेद है कि गांधी ने ऐसा गलत किया या सही किया आंदोलन स्थगित करके। लेकिन आपको एक बात गौर करनी है। क्या गौर करनी है? कि प्रथम असहयोग आंदोलन जो चोरी चोरा के बाद में 12 फरवरी को स्थगित हो गया था, उसके बाद में गांधी को 6 वर्ष की सज़ा सुना दी गई थी। हाल तो वो 6 वर्ष की सज़ा से पहले ही 2 वर्ष में ही जेल से बाहर आ गए थे। 1924 में ही रिहा हो गए थे गांधी जी। लेकिन आपको 1922 से प्रथम असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद आपको गांधी का आंदोलन 1930 में देखने को मिलता है, नमक सत्याग्रह। तो गांधी जी इस बीच में 1922 से 1930 के बीच में आंदोलन क्यों नहीं किया गांधी ने, या गांधी जी कहाँ थे? तो भारत में ही थे, लेकिन आंदोलन नहीं किया। तो सीखने की बात यह है कि गांधी जी के आंदोलन करने के लिए उनकी एक प्लानिंग क्या थी कि आंदोलन की एक रूपरेखा होती है, एक समय होता है। कि एक यहाँ पे मैं कहावत बोलूँगा कि जब ही चोट ज़्यादा काम करती है जब लोहा गर्म होता है। 1924 में HRA का बनना, 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती का होना, फिर उधर धर्मात्माओं की हत्या हो जाना, 1927 में साइमन वाली घटना, 1928 में आपका साइमन वाला विरोध, 1929 में असेंबली हॉल बम कांड, बहुत सारी चीज़ें। तो भारत में इतनी अहिंसक माहौल गांधी को नहीं दिखता जितना उन्हें आंदोलन करने के लिए चाहिए था। हिंसा का माहौल है और हिंसा के माहौल में गांधी जी अपना आंदोलन नहीं कर सकते क्योंकि वो अहिंसावादी हैं। इसलिए गांधी के कब उन्होंने आंदोलन करे और कब आंदोलन नहीं करे, इन सारी चीज़ों से सीखा जा सकता है। हाल तो युवा जो हैं ज़्यादातर गांधी को बुरा भला भी बोलते हैं। मैं जानता हूँ कि जब हम वनडे एग्ज़ाम के बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास में, तो जब गांधी का टॉपिक आता है, गांधी को तो पढ़ना ही होता है हमें सबको, तो बहुत सारे स्टूडेंट गांधी को बुरा भला बोलते हैं, गांधी जी ये वो। मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता क्योंकि सब चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। आप सब जानते हैं कि गांधी जी को बुरा बोला जाता है, लेकिन गांधी जी को एक बहुत बड़ा तबका अच्छा भी बोलता है, गांधी जी को एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो बुरा भी बोलता है। लेकिन ऐसा गांधी जी के साथ ही नहीं है, एक्चुअल में हर महापुरुष के साथ में ऐसा है कि चाहे अंबेडकर की बात ले लूँ मैं, नेहरू जी की बात ले लूँ, या वर्तमान में प्रधानमंत्री जी की बात ले लूँ मैं, किसी भी महान व्यक्ति के पीछे आलोचना उसके साथ साथ आती है। लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी के पीछे आलोचना करने का जो यूथ का मकसद है या क्या वजह है, मुझे आज तक बहुत क्लियर कट नहीं समझ में आई। लेकिन एक बात ज़रूर समझ में आती है कि जब 23 तारीख को फांसी होने जा रही थी, हाल तो 24 को होनी थी लड़कों को फांसी, तीनों लड़कों को फांसी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, 1931 की बात है घटना। तो उसी महीने 5 तारीख को आपका वायसराय के साथ में मीटिंग थी दिल्ली में हमारे गांधी जी की, इरविन के साथ, जिसे अपन गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, या दो महात्माओं का मिलन बोल रही हैं नायडू जी, सरोजिनी नायडू जी। तो गांधी जी ने अपनी बहुत सारी अपनी तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बहुत सारी बातें रखी कि ये होना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को रिहा कीजिए, नमक फ्री कीजिए और सैनिक खर्च कम कीजिए, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रियायतें मांग ली। तो जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं, गांधी जी ने मांग रखी थी अपनी बहुत सारी। तो ऐसा कहा गया था कि गांधी जी ने इतने कांग्रेस के नेताओं को 1931 में रिहा करवाया था, क्योंकि जो 1930 में नमक सत्याग्रह करा था, तो नमक सत्याग्रह के बाद में वायसराय के ऑर्डर से बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो एक्चुअल में उन्हें रिहा करवाना था, तो उन्हें रिहा करवाने के लिए रियायत मांग रहे हैं। तो 3 व्यक्ति और जेल में बंद है, लाहौर जेल में।
अब यूथ ये चाह रहा है, HSRA के सदस्य ये चाह रहे हैं, चूंकि HSRA बाद में बन गई थी 1928 में, कि इन तीनों लड़कों की रिहाई भी गांधी जी अगर इरविन से बोल दें तो इरविन गांधी की बात नहीं टालेगा कि भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को भी छोड़ दें, रिहा कर दें, या कम से कम फांसी उम्र कैद में ही बन जाए, या थोड़ी बहुत सज़ा कम हो जाए, कुछ भी रियायत हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके कोई स्थानीय नेता हैं, अब वो माननीय मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से बात करने के लिए जा रहे हैं, तो आप भी ये चाह रहे हैं कि हमारे पक्ष की भी कोई बात रखें, और वो बिना आपके पक्ष की बात रखे लौट आए, तो कहीं ना कहीं एक मन टूटता है, मन निराश होता है। तो कहीं ना कहीं HSRA के लोगों के मन में, जहन में ये बात बैठ गई होगी। इतिहासकारों में ऐसा मतभेद है कि गांधी ने अगर चाहकर भी भगत सिंह की और राजगुरु और सुखदेव की फांसी को माफ़ करने की बात इरविन से नहीं कही, वो कह सकते थे। इसके पीछे गांधी जी का तर्क ये होना चाहिए कि गांधी एक अहिंसावादी थे, और ये जो लड़के थे, इनका जो ग्रुप था वो हिंसक गतिविधियां करता था, तो कहीं ना कहीं गांधी जी भी अगर इनकी बेल लेते तो कहीं ना कहीं गांधी जी फंस सकते थे। लेकिन आगे चल के गांधी जी से एक रिपोर्टर का नाम, एक जर्मन रिपोर्टर था, अभी नाम मेरे याद आएगा तो उस रिपोर्टर का भी मैं आपको नाम बताऊंगा, शायद कालेनबाख करके नाम था, कालेनबाख। हाँ, उस रिपोर्टर ने पूछा था गांधी जी से कि गांधी जी क्या उन लड़कों की फांसी ज़रूरी थी? तो रिपोर्टर से गांधी जी ने बोला था कि यूथ को आगे बढ़ाने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए दो चीज़ आवश्यक होती हैं। एक तो बुज़ुर्ग लोगों की, जो बुज़ुर्ग नेता हैं हमारे, बुर्जुआ वर्ग है, बुज़ुर्ग नेताओं की प्लानिंग और डायलॉग डिलीवरी, लेटर से बात करना, पत्राचार से बात करना, और आंदोलन करने के लिए एक उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जो हमारे युवाओं में होता है। तो भारतीय युवा में एक आग लगाना, एक मतलब उमंग दौड़ाने के लिए ऐसा बोला कि फांसी ज़रूरी थी, कि जब तक गुस्सा नहीं आता, जब तक किसी अपने की बलि नहीं दी जाती या कोई अपना नहीं घर से जाता। तो ये देखा भी गया उसके बाद से कि जब से 1931 के बाद तीनों लड़कों को फांसी हुई, और उधर 27 फरवरी को उधर अल्फ्रेड पार्क में, जिसे आज शेखर पार्क, चंद्रशेखर पार्क भी कहा जाता है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो एक तो प्रयागराज में शेखर की शहादत हमारी, और इधर ये तीन लड़कों की शहादत लाहौर में। तो इसके बाद से यूथ में, युवाओं में, भारत में एक जोश, एक आज़ादी के आवाज़ के लिए युवा घर से निकल रहे थे आंदोलन करने के लिए, एक वो। तो उस चीज़ को गांधी जी ने आगे चल के अपने आंदोलन में भी प्रयोग किया, और ऐसा कहा जाता है कि अगर कांग्रेस मेरा साथ ना देती, या कांग्रेस मेरा साथ ना दे, जब अगस्त क्रांति शुरू होती है 8 अगस्त मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान से 1942 में, तो गांधी जी ने कांग्रेस के जो मीटिंग थी उसमें ये बात कही थी कि अगर कांग्रेस मेरा साथ देगी तो ठीक, वरना भारत की ज़मीन से, भारत की मिट्टी से या यहाँ की धूल से मैं इससे भी बड़ा आंदोलन, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन मैं खड़ा कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं गांधी जी इस चीज़ को परखते थे, देखते थे, महसूस करते थे कि कब युवाओं में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्रोध है, और उस क्रोध को अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे प्रयोग किया जाए इस चीज़ का, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं साथ ही ये बात और बताना चाहता हूँ कि गांधी के बहुत सारे आंदोलन सफल हुए, लेकिन गांधी का एक आंदोलन असफल भी हुआ है। बहुत कम लोग, बहुत कम छात्र इस चीज़ को जान पाते हैं, क्योंकि किताबों में, बहुत कम किताबों में इसका उल्लेख है, जिसे कहते हैं हम द्वितीय असहयोग आंदोलन। 1932 में एक आंदोलन